भारत के बिस्मार्क और लौह पुरुष सरदार पटेल का आज पुण्यतिथि है और अपनी पुण्यतिथि के बहाने सरदार पटेल सरकारी इवेंट में नहीं बल्कि किसानों के बीच नजर आ रहे हैं। जी, ये बेशक ये पंजाब के किसानों का आंदोलन है, पर इस आंदोलन में देश के किसी भी प्रांत से लोग आ रहे हैं या अपने प्रांत में बैठकर विरोध कर रहे हैं। पिछले 20 दिनों से आप देख रहे हैं, मैं इन सबको सरदारी बुलाऊंगा। और आज सरकारी इवेंट में देखने को नजर आ रहा है कि सरदार वर्सेस किसान जो है सरदार करने की कोशिश की जा रही है। पर सच तो ये है कि सरदार पटेल सरकारी इवेंट पे नहीं बल्कि किसानों के बीच नजर आ रहे हैं। ये अलग बात है कि सरकार ने 182 फीट ऊंची विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार पटेल की बना दी ताकि किसानों की आवाज उन तक ना पहुंचे, पर इतनी ऊंचाई से दिखाई तो सब कुछ दे रहा और सरदार पटेल को सब नजर आ रहा। आज यकीन मानिए, आज सरदार पटेल की आत्मा खुश नहीं होगी बल्कि बहुत ही दुखी होगी, क्योंकि सरदार पटेल किसानों के काफी प्रिय थे। सरदार पटेल किसानों से काफी प्यार करते थे। और चाहे बरदोली का किसान आंदोलन हो या आज़ादी से बाद के जो 3 साल जब वो होम मिनिस्टर रहे, उन्होंने किसानों के लिए काफी कुछ किया था। आज उनके राज्य में देखने को आ रहा है पिछले 20 सालों से किसानों की स्थिति क्या है। वहां पे जिस तरह से सब कुछ पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा हो, चाहे खेती हो, हेल्थ हो, शिक्षा हो, सब कुछ पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा, उसी गुजरात मॉडल को अब पूरे देश में लागू करने की कोशिश की जा रही है। अब सरदार पटेल के मॉडल पर गुजरात मॉडल भारी पड़ रहा। ऐसे में आप जब देख रहे हैं कि खूब शोर शराबे के साथ सरदार पटेल का इवेंट किया जा रहा ताकि किसानों की आवाज को इस बार दबाई जा सके, ये देखकर काफी दुख होता है। ये सच है कि सरदार पटेल को साल में 2 बार पहले भी याद किया जाता रहा है। अब जबकि पिछले 6 सालों से कुछ ज्यादा शोर शराबे के साथ इवेंट के साथ किया जा रहा है और इसमें मीडिया की भूमिका भी काफी बढ़ चढ़ कर दिखती है। पर अक्सर देखने को ये आता है कि पिछले जितने भी आप सालों में डिबेट देख लीजिए, हमेशा सरदार पटेल के बहाने नेहरू को कटघरे में खड़ा किया जाता है। लगता तो ये है कि मीडिया तब तो नहीं लोगों सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बना पाए, पर आज मीडिया तभी दम लेगी जब सरदार पटेल प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। आप इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इतिहास के पन्नों का पलटेंगे तो ये दोनों एक साथ नजर आए, इनको आप अलग करके नहीं दे सकते। इतिहास को आप पटेल और नेहरू से अलग करके हिंदुस्तान के इतिहास को आप नहीं दे सकते। हाँ, अपने थोड़ी बहुत राजनीतिक लाभ के लिए आप नेहरू के सामने पटेल को खड़े कर सकते हैं। इससे आपको क्या लाभ होता है ये तो नहीं पता, पर यह बात सच है कि आज पटेल को वही लोग सबसे ज्यादा प्यार कर रहे हैं जिसको पटेल ने एक समय पे पाबंदी लगा दी थी। आपको याद होगा, गांधी जी की हत्या के बाद 1.5 साल तक संघ पे पाबंदी लगाई गई थी और सरदार पटेल ने उन पर जब पाबंदी तब हटाई थी जब उन्होंने कुछ शर्त मानने को तैयार हो गए थे। ऐसे में पटेल जी के बहाने इतिहास के पन्ने को एक बार फिर से पलटने की जरूरत है, क्योंकि आपको सरकारी इवेंट या गोदी मीडिया में वो सच नहीं दिखाई देगा जो कि इतिहास में दर्ज है। ये तो आज जो पटेल के बहाने नए इतिहास लिखने की कोशिश की जा रही है, ये इतिहास नहीं, आप इसे आप कहानी कह सकते हैं, पर इतिहास जो होता है वो कहानी से अलग होता है। आप उसे बदल नहीं सकते, चाहे आप कितने शोर शराबे कर लें, कुछ भी कर लें, आप नेहरू को पटेल से अलग करके नहीं दे सकते। आज जो आप देख रहे हैं मीडिया में जो दिखाया जा रहा है, और अक्सर डिबेट में आप देखते होंगे कि पटेल को याद किया जाता है तो नेहरू कटघरे में जरूर खड़ा किया जाता है। ये बात सही है कि उस समय ऐसी कुछ घटनाक्रम हुई थी जिसमें दोनों को आप अलग करके नहीं दे सकते, पर दोनों की हर चीज में सहमति रही है। वो चाहे प्रधानमंत्री बनने की बात हो या देश के विभाजन की बात हो या फिर कश्मीर मुद्दा हो, अक्सर इन 3 मुद्दों को लेकर नेहरू को घेरा जाता है। पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हैं कि मीडिया में जो डिबेट चलता है उसमें अक्सर नेहरू कटघरे में खड़ा किया जाता है। ये अलग बात है कि आजकल चल रहा है टू मच डेमोक्रेसी, पर नेहरू को इससे दूर रखा गया है। आज मीडिया की अदालत में ना तो गवाही देने के लिए पटेल हैं और ना ही नेहरू हैं। जिसे चाहे आप केस बनाकर आप नेहरू को कटघरे में खड़े कर सकते हैं, उनको आप आरोपित कर सकते हैं, और ये चीजें बार बार देखने को मिल रहा। मुझे तो ये लगता है कि ये इतनी मेहनत क्यों करते हैं एक शो बनाने के लिए हर साल। पिछले साल के जो शो हैं उसी को आप रिपीट टेलीकास्ट कर दिया कीजिए, समय भी बचेगा, पैसे की भी बचत होगी, क्योंकि कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा। सच भी है, इतिहास में आप जब जाएंगे, बारीकियों से जाएंगे, तो नेहरू और पटेल को आज से नहीं पहले से ही आमने सामने खड़ी करने की कोशिश की गई है। नेहरू की बात नहीं कर रहा हूँ, उस समय सुभाष चंद्र बोस हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, मौलाना आजाद हो, या इनके कद काठी के उस समय जितने भी नेता थे, इनको आप किसी से कम करके नहीं दे सकते। आप
सुभाष चंद्र बोस के कारण भी आपने देखा हो, जैसे कि कई बार नेहरू को खड़े किया जाता है। यहाँ तक कि जब मोदी सरकार नई आई थी तो बहुत समय शोर शराबा हुआ था कि जितने भी गुप्त दस्तावेज हैं वो सारे दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाएगा। सब कुछ सार्वजनिक हो गया, पर देखिए कुछ सामने नहीं आया। जैसा कि लग रहा था कि आप सुभाष चंद्र बोस की दस्तावेजों को खोलकर नेहरू कटघरे में खड़े करेंगे, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुए। जहाँ तक राजेंद्र प्रसाद की बात है तो राजेंद्र प्रसाद भी आज के राष्ट्रपति तरह रबर स्टैम्प राष्ट्रपति नहीं थे। कई ऐसी बातें थी जिसको मनवाने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। कई बातों में राजेंद्र प्रसाद और नेहरू के बीच में असहमति भी नजर आई थी, लेकिन अपनी बात उस समय जो भी नेता हो, या आप बात कर लें मौलाना आज़ाद की, जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भारत विभाजन को स्वीकार कर लिया था तो मौलाना आज़ाद ऐसे थे जो कि इसका विरोध किया था। तो उन समय में जो नेताओं में आप जो भी थोड़ी बहुत जो समिति देखती हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो वक्तव्य आप देखेंगे, जिसको तोड़ मोड़ कर आप एक दूसरे के खिलाफ आज खड़े करने की कोशिश की जाती है, ये गलत है। क्योंकि सच तो ये है कि ये जितने भी नेता थे ये व्यक्तिगत एक दूसरे से इनसे ईर्ष्या नहीं थी, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा नहीं थी इनके बीच में। ये चाहते थे कि देश की बेहतरी के लिए करते थे। जो भी इनके डिसीजन होते थे, जो भी असहमति होती थी, या बाद में फिर ये एक दूसरे से बातों को मान लेते थे, इनके पीछे इनका व्यक्तिगत रंजिश नहीं था, बल्कि ये बेहतरी के लिए करते थे। और इन जितने भी नेताओं का भी मैं नाम ले रहा हूँ, एक इनका किसी का भी कद ना तो नेहरू से था ना ही पटेल से कम था। सारे बराबर कद के नेता थे और इनकी बातों को सभी मानते थे और सभी सम्मान करते थे। आपने देखा हुआ चाहे कि सरदार पटेल जब तक जीवित रहे तब तक नेहरू हमेशा उनको बड़े भाई के तौर पे ही मानते थे। कई बार दोनों खेमे में लोग थे, दोनों खेमे में होती थी, जैसे चापलूसी होती थी कि पटेल की कुछ बातों को लेकर नेहरू को बोला जाता था, नेहरू की कुछ बातों को पटेल को सुनाया जाता था, लेकिन इन दोनों के बीच में कभी भी मतभेद नहीं आया। दोनों ऐसे लोगों को किनारे किया करते थे। यहाँ तक कि जब पटेल अपने अंतिम सांस ले रहे थे, उनकी बीमारी के कारण उनको महाराष्ट्र कुछ दिन के लिए शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि दिल्ली के ठंड के कारण उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो उस टाइम पे भी अपने करीबियों से यही बोला करते थे कि मेरे ना रहने के बाद नेहरू बहुत अकेला पड़ जाएगा, उसका तुम लोग ख्याल रखना। पर इनसे बातों पर लोग साइड कर देते हैं और उन्हीं बातों को, उन्हीं विवादों को उठाने की बार बार कोशिश की जाती है जिससे कि नेहरू कटघरे में खड़ा किया जाए। सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है प्रधानमंत्री बनने का मुद्दा। अंतरिम सरकार जब बना था तो उस समय सबको पता था कि पटेल बनेंगे प्रधानमंत्री, पर गांधी जी के पहल के कारण नेहरू प्रधानमंत्री बनाया गया था। उस समय का जो भी हुआ था, जो घटनाक्रम हुआ था, उसे आचार्य कृपलानी ने अपनी पुस्तक गांधी हिज लाइफ एंड थॉट में काफी अच्छे से जिक्र किया है। उन्हें कहा था, उसमें जिक्र है, किताबों में देखने पे आप जाएंगे तो देखेंगे उसमें कि प्रांतीय समिति जो थी उनमें 15 में से 12 में पटेल का नाम था और बाकी 3 में आचार्य कृपलानी और पट्टाभिस्तार मैया का नाम आया था, पर नेहरू का नाम कहीं नहीं था। हाँ, केंद्रीय कमेटी में जरूर नेहरू का नाम आया था। इसके बावजूद गांधी जी चाहते थे कि नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। यही वजह था कि उसके कुछ दिन पहले ही उन्होंने जब मौलाना आजाद से खुद से पत्र लिखकर कहा था कि अब आप इस बात की घोषणा कर दें कि आप अध्यक्ष बनना नहीं चाहते। तो मौलाना आजाद ने ये खुद से घोषणा किया था, क्योंकि वो 1940 से 46 तक कांग्रेस के वही प्रेसिडेंट थे। वो अगर जो समय प्रेसिडेंट होता, अंतिम सरकार का प्रधानमंत्री वही बनता। तो गांधी जी के पहल पर आजाद ने रिजाइन दे दिया था, तब ये चुनाव की घटनाक्रम सारी हुई थी। तब मैं वो जिक्र करता हूँ जो लास्ट कार्यकारिणी की जो उस समय जो बैठक हुई थी, जिसमें ये फैसला करना था कि कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। उस समय सभी भारी मन से बैठे हुए थे, सबको पता था कि गांधी जी नेहरू को ही चाहेंगे कि नेहरू प्रधानमंत्री बने। गांधी जी ने इशारा किया तो आचार्य कृपलानी ने एक पत्र लिखकर पटेल जी की तरफ बढ़ा दिया। वो चाहते थे कि पटेल जी अपना नाम वापस ले लें, क्योंकि प्रांतीय समिति ने पटेल का नाम सामने रखा था और कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने नेहरू का सामने न रखा था। अब या तो दोनों के बीच चुनाव होता या फिर एक अपना नाम वापस ले लेता, तो सर्वसम्मति के साथ एक को चुन लिया जाता। पटेल ने वो लेटर देखा और उन्होंने आगे बढ़ा दिया गांधी जी की तरफ। गांधी जी ने दोबारा जब पटेल की तरफ लेटर बढ़ाया तब पटेल ने जाकर उस पर साइन किया था। और ये सच है कि उसके बाद से नेहरू जो है कांग्रेस निर्विरोध अध्यक्ष बने, उसके बाद अंतरिम सरकार जो बनी उसके प्रधानमंत्री बने और पटेल जो है होम मिनिस्टर बने थे उसमें। हाँ, ये भी एक सच्चाई है कि जब नेहरू को चुन लिया गया था, सरकार बनी थी, तो नेहरू ने
खुद खत लिखा था पटेल को और उन्होंने कहा था कि एक औपचारिकता आपको लग रही होगी, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि आप हमारे सरकार में शामिल हो और आप मेरा मार्गदर्शन करें। इसका जवाब में पटेल ने भी अपनी सारी जो भी उनके दोनों के बीच की रंजिश थी उसको बुलाते हुए उसका लेटर का जवाब दिया था कि नहीं, किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं है, मेरे और तुम्हारे बीच में जो इतने लंबे दोस्ताना संबंध रहे वो रहेंगे और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मैं हमारे साथ हमेशा एक कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। पर इन सब खतों का इस सब का कोई जिक्र नहीं मिलता। हाँ, ये जरूर है, इसके लिए गांधी जी को कटघरे में खड़ा किया जाता है। गांधी जी ने के दबाव के कारण ही नेहरू बने, नहीं तो पटेल हो सकते थे। इसके पीछे की कहानी भी आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि 1942 में ही गांधी जी ने नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उन्होंने उस समय कहा था कि मेरे और नेहरू के बीच में जो भी मतभेद है इसको बढ़ाने के लिए किसी ताकतवर शक्ति की जरूरत पड़ेगी, ऐसे आप हमारे बीच में मतभेद या खाई पैदा नहीं कर सकते हैं। ये सच है कि नेहरू हमारी बात आज नहीं समझते, ना ही मैं उनकी बात समझता हूँ, लेकिन जब मैं नहीं रहूंगा तब नेहरू मेरी भाषा बोलेंगे। ये सच है कि 1942 में ही गांधी जी ने नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। जहां तक पटेल जी का सवाल है, पटेल जी वो काफी मानते थे। वो ये अलग बात है कि शुरुआत के दौर में पटेल थोड़े गांधी के विचार से सहमति नहीं रखते थे। उनके वक्तव्य एक बार उन्होंने दिया था, इस देश को काम करने वाले लोगों की जरूरत है, महात्मा की जरूरत नहीं है। पर चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और बारदौली आंदोलन और उसके बाद अशोक आंदोलन, सब जो सिलसिलेवार जितने भी आंदोलन आए, उसके बाद पटेल जो है न केवल गांधी के करीब आते गए बल्कि कांग्रेस के अंदर भी अपनी पैड बनाते गए। और 1931 में जब कराची का अधिवेशन हुआ था, उस समय काफी लोगों पे दबाव था कि उसी साल भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, तो लगता था कि इसका आंदोलन का विरोध किया जाएगा, सम्मेलन का विरोध हो सकता है वहां पे। इसके बावजूद पटेल, जो कि उस समय बारदौली से काफी लोकप्रिय कर रहे थे, उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और उन्हें वो सभा उन्होंने की थी। और उसके बाद से पटेल कभी 2-3 और मौके आए थे कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का, पर गांधी जी के दबाव के कारण वो नहीं बन पाए। जैसा कि 1946 की अब घटना पे हम आते हैं, उस समय भी था कांग्रेस अध्यक्ष का नाम के तौर पर पटेल का ही आया था, पर गांधी जी के दबाव के कारण, ये सच है कि पटेल जी को गांधी जी के दबाव के कारण अपना नाम वापस लेना पड़ा और पंडित नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष बने और बाद में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने। इस बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि गांधी जी नेहरू के ग्लैमर से प्रभावित होकर अपने सबसे करीबी सहयोगी वो उन्होंने दरकिनार किया, उसकी कुर्बानी दे दी। कई बार इस बारे में चर्चा भी हुई, कई लोगों ने इस पर सवाल भी किया था गांधी से। गांधी जी ने बार बार ये बात कही थी कि हाँ, कई ऐसे वजह हैं जिसकी वजह से मैंने पंडित नेहरू को मैंने चुना प्रधानमंत्री के तौर पर, लेकिन ये अलग बात है कि वजह का कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया। एक बार किसी ने उनसे पूछा भी था तो उन्होंने चर्चा के दौरान ये बात कही भी थी कि हाँ, हम लोग के बीच में एक नेहरू ही है जो कि अंग्रेजियत के रंग से रंगा हुआ है, और अब जबकि उनके साथ बातें चल रही है, उनके साथ डील चल रही है, तो नेहरू से बेटर कोई और नहीं हो सकता जो कि अंग्रेजों के साथ बेटर डील कर सके। इसके अलावा भी एक सच्चाई है, नेहरू और पटेल की एज में काफी फर्क था। नेहरू जो थे और गांधी का जो संबंध था एक गुरु शिष्य का था, जबकि पटेल और गांधी का दोस्ताना संबंध था। वो एक पटेल गांधी से मजाक भी कर सकते थे, उनकी बात काट भी सकते थे, उनके साथ सहमत और सहमति भी रह सकते थे। इसके बावजूद ये चीजें, सारी चीजें कई बार नेहरू में भी आई थी चीजें, जब वो समाजवादी सोच के करीब आए थे तो थोड़ी बहुत गांधी से उनके बीच में थोड़ी दूरी बनी थी। लेकिन गांधी हमेशा ही अपने एक शिष्य के तौर पर नेहरू को देखा और वो उत्तराधिकारी मानते थे। पर 42 में उन्होंने इसकी खुलेआम घोषणा भी, सार्वजनिक तौर पर इसकी घोषणा भी कर दी गई थी। इसके अलावा गांधी के नाम जो था भारत के अलावा बाहर सब लोग जानते थे, और उनके शिष्य के तौर पर या उनके उत्तराधिकारी के तौर पर नेहरू का ही नाम आता था। जितने भी अवसर आए, भारत आए, सबके साथ नेहरू के, उस दौर में नेहरू का सबके साथ रिश्ता अच्छा था। पटेल एक अच्छे संगठन करता थे, पर हिंदुस्तान के बाहर या जितने भी अवसर आए हों या दूसरे भी जो संबंध बनाने की बात हो, उनसे पटेल की कुछ खास नहीं बनती थी। हाँ, कांग्रेस संगठन के अंदर उनकी पकड़ काफी अच्छी थी, पर हिंदुस्तान के बाहर गांधी के बाद लोग नेहरू का ही नाम जानते थे, और नेहरू अपने मृदुभाषी के कारण लोगों में काफी पॉपुलर थे। जबकि पटेल का थोड़ा तो स्वभाव था, थोड़ा कठोर स्वभाव के कारण जाने जाते थे, थोड़े वो
बोलने में काफ़ी वो थे, मुंहफट थे, किसी को कुछ भी बोल देते थे। ये सब सारी चीज़ें थी जिसके कारण ये इसके कारण नेहरू को गांधी ने ज़्यादा तवज्जो दिया पटेल के ऊपर। और उस समय एक घटना और भी हुई थी जब मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन का जो उन्होंने घोषणा किया था, उसके बाद मेरठ में एक सभा हो रही थी, उसमें पटेल ने कुछ उग्र बातें कर दी थी, तलवार का जवाब तलवार से देने की उन्होंने बात की थी, जिससे गांधी को भी थोड़ा नागवार गुजरा था। और उनके अंदर के थोड़ी हिंदू वाली जो प्रतिविधि थी, जो कई मौके पर वो खुल कर आते थे, हिंदू की वो वकालत करते थे, जिसकी बात को लेकर गांधी जी थोड़ी उनसे नाराजगी थी। उन्होंने उनसे उस मेरठ वाले सभा के बाद अपने खत लिखकर उन्होंने पटेल से अपनी नाराजगी भी जताई थी। इस बात की भी चर्चा होती है और इसको लोग थोड़े दूसरे एंगल से भी लेते हैं। जो हिंदूवादी जो लोग हैं, जो लेखक हैं या संघ के जो करीबी हैं, वो बताते हैं कि उनका स्वभाव इस तरह का था। लेकिन जो इस तरह से उनका आकलन करते समय वो लोग ये बात भूल जाते हैं कि सरदार पटेल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली में जब दंगा हुआ था तो उन्होंने ये ऑर्डर दे दिया था कि देखते ही लोग गोली मारो। और दिल्ली में जब पुलिस फायरिंग में 4 लोग मारे गए थे, वो चारों हिंदू थे। तो इस तरह से पटेल पे इस तरह का लांछन लगाना गलत है कि वो इस तरह एक हिंदू वाली सोच के थे। हाँ, वो थोड़े सॉफ्ट कॉर्नर वो जरूर थे, पर जहाँ तक मुझे लगता है कि वो काफी मुंह फट थे। जो चीजें होती थी वो डिप्लोमेसी तरीके से नहीं बोलते थे, जैसे कि नेहरू बोला करते थे। जो सामने होता था वो देखते थे और बोल देते थे, जिसके कारण लोग उनको थोड़ा गलत तरीके से आकलन करते थे। पर जहां तक उनके अपने कर्तव्य का है तो कर्तव्य का पालन करते हुए वो कहीं किसी को बख्शते नहीं थे। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, वो उस मुद्दे में वो तटस्थ रहते थे और ये चीजें हमेशा देखने को मिली है। इसलिए ये कहना कि गांधी जी ने नेहरू को क्यों चुना, पटेल को नहीं चुना, उसके बारे में बहुत रिसर्च करने की जरूरत है। पर जो भी इतिहास में जितने भी खत जो मिलते हैं, जो पन्ने आप इतिहास में और किताबों में जो जिक्र इसका मिलता है, इनमें देखने की यही आया है कि हाँ, ये चीज जरूर है कि अपने अंतिम समय में गांधी नेहरू के काफी करीब आ गए थे। भारत के विभाजन के लिए भी नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जाता है। नेहरू पर आरोप लगाया जाता है कि सत्ता के लालच में आकर उन्होंने विभाजन को स्वीकार कर लिया था, पर सच्चाई से परे है। सरदार पटेल पहले भारतीय नेता थे जिन्होंने विभाजन को स्वीकार किया था। फ्रीडम एट मिडनाइट में उस समय के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि भारत विभाजन के लिए जितना जिम्मेदार जिन्ना थे उतना ही पटेल भी थे। उस समय के और कांग्रेसी नेता मौलाना आजाद ने भी अपने पुस्तक में इस बात का जिक्र किया है, जब अंतरिम सरकार बनी थी तो सरदार पटेल उसमें गृह मंत्री थे और वित्त मंत्रालय जो था लियाकत अली के पास था, जिसको लेकर सरदार पटेल को फंड को लेकर काफी परेशानी होती थी, जिसके कारण उनमें काफी मनमुटाव होता था। इससे तंग आकर वो इस बात के लिए राजी हो गए थे कि अब तो काफी हो गया, अति हो चुका है, इससे बेहतर यही है कि विभाजन को हम स्वीकार कर लें। इसलिए यार इस बात को, ये अलग चीज है कि पहल किसने की, पटेल ने किया या नेहरू ने किया, ये बहस का मुद्दा नहीं हो सकता, क्योंकि उन दोनों ने इस चीज को लिए स्वीकार कर लिया था और यहाँ तक कि गांधी ने भी अंत में स्वीकार कर लिया था। भारत के विभाजन के लिए नेहरू या पटेल को कटघरे में खड़े करना सही नहीं है। उस समय हालात बद से बदतर हो गए थे। जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन के कारण काफी खून खराबा हुआ था, जिससे थक हार कर लास्ट में गांधी जी को भी हामी भरनी पड़ी थी। उसके बाद का जो इतिहास तो सबको पता है, जो कि खून से भरा पड़ा है। दोनों ही तरफ से काफी खून खराबे हुए थे। विस्थापन का जो दौर चला था, जो मुस्लिम थे हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान गए थे, जो हिंदू थे पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे, काफी परेशानियां हुई थी। ये परेशान उस समय के कुछ लोग आज भी जिंदा हैं जो कि कहानी बताते हैं और जो चश्मे हैं वो बताते हैं कि किस तरह से ये बंटवारा का दर्द जो है आज भी भूल नहीं पाए। इसके अलावा गांधी और नेहरू को अलग करने के लिए एक कश्मीर का मुद्दा भी उठाया जाता है। आज आप देखिए कश्मीर का हालात क्या है। 1 साल से वहां लॉकडाउन की स्थिति है, धारा 370 हटा दिया गया है। पर सच्चाई ये है कि हैदराबाद और जूनागढ़ और कश्मीर जैसे 3 जो बड़े राजवाड़े थे, उसके अलावा पटेल ने सबको भारत में मिला लिया था। उस समय ये बात थी, यही चली थी कि जिस इलाके में जिसकी ज्यादा आबादी होगी उनकी बात मानी जाएगी। कश्मीर में राजा तो हिंदू था पर वहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। वहीं इसके उल्टे जूनागढ़ और हैदराबाद में वहां के शासक जो थे मुस्लिम थे पर हिंदूवादी ज्यादा थी। तो ऐसे में पटेल चाहते थे कि जूनागढ़ और हैदराबाद को बाद में मिलाया जाए। कश्मीर अगर पाकिस्तान चला जाता है तो जाए से फर्क नहीं पड़ता है। पर नेहरू नहीं चाहते थे। नेहरू चाहते थे कि कश्मीर जो है भारत का अंग हो।
इसके लिए लास्ट तक कोशिश की गई, बातचीत का दौर चला, लेकिन इसमें कुछ हुआ नहीं। इसी बीच पाकिस्तान के कबलाइयों ने हमला कर दिया और पूरा कश्मीर पे कब्जा कर लिया। उसके बाद लड़ाई चली और ये लड़ाई कोई 5 या 10 दिन नहीं चली थी, जिसके बाद नेहरू यूएनओ चले गए और लड़ाई को रुकवा दिया गया, जैसा कि आरोप लगाया था। ये जो लड़ाई थी 2 साल चली थी और इंच इंच करके कश्मीर को भारत में मिलाया गया था। आज जो हमारे पास हिस्सा है कश्मीर का, और जो पीओके पाक ऑक्युपाई जो कश्मीर है जो पाकिस्तान के पास है, वो हिस्सा जो है उनके पास रह गया, और जो हमारे पास हिस्सा है वो 1-1 इंच लड़कर हमने ली हुई है। और ये कोई 10 दिन या महीने पर चलने वाली लड़ाई नहीं थी, 2 साल तक ये लड़ाई चली थी। इसके लिए भी नेहरू को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है कि उन्होंने जल्दीबाजी में यूएनओ में चले गए और उन्होंने सरेंडर कर दिया। यह सच नहीं है। सच्चाई ये है कि नेहरू के कश्मीरी पंडित थे, कश्मीर के प्रति उनका लगाव था, और इसी वजह से उस समय जो भी परिस्थितियां रही थी उसके हिसाब से उन्होंने कदम उठाए थे। नेहरू पर वंशवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया जाता है। कहा यह जाता है सरदार पटेल ने अपने परिवार को राजनीति से अलग रखा, पर नेहरू ने इंदिरा को आगे बढ़ाया। पर सच ये नहीं है। नेहरू जब तक जीवित रहे इंदिरा गांधी कभी चुनावी राजनीति में नहीं आई, ना तो लोकसभा में रही ना राज्यसभा में रही, जबकि नेहरू ने पटेल के बच्चों को राजनीति में आगे किया। ये अलग बात है कि गुजरात की राजनीति के कारण कुछ ऐसे घटनाक्रम बने जिसके कारण मतभेद से वो कांग्रेस से अलग हो गए, पर जब तक नेहरू जीवित रहे उन्होंने पटेल के बच्चों को हमेशा आगे किया। ये अलग बात है कि लाल बहादुर शास्त्री के समय से पहले मौत के कारण इंदिरा गांधी राजनीति में आई और प्रधानमंत्री बनी, पर ये अलग है कि जब तक वो नेहरू रहे इंदिरा को ऐसा कुछ स्पेशल तवज्जो दिया गया था कांग्रेस पार्टी के अंदर, ऐसा नहीं है। इसलिए कि नेहरू पे ये आरोप लगाना कि उन्होंने वंशवाद को बढ़ा दिया, ये गलत है। हाँ, ये बात सच्चाई है कि कांग्रेस के अंदर वंशवाद इंदिरा गांधी के दौर के बाद से शुरू हुआ। ये सच है कि इतिहासकारों ने सरदार पटेल के साथ न्याय नहीं किया, पर एक दूसरी सच्चाई ये भी है कि संघीय इतिहासकारों ने भी पटेल की सच्चाई से लोगों को परे रखा। उन्होंने उनकी हिंदू वाली सोच को ही उभारा और ज्यादातर कोशिश ये की कि नेहरू और उनके बीच के विवादों को उभारा जाए। जैसे कि इतिहासकारों ने कोशिश की थी सुभाष चंद्र बोस और नेहरू को एक दूसरे के आमने सामने खड़ी करने की कोशिश की थी, वही कोशिश सरदार पटेल के साथ भी की जाती है, पर सच्चाई से परे है। दोनों ही एक दूसरे को काफी इज्जत करते थे, काफी सम्मान करते थे। ये अलग बात है दोनों के बीच में उम्र का 15 साल का अंतर था, पर नेहरू के अंडर काम करने से भी पटेल ने कभी इनकार नहीं किया। जब नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उनके आजादी से पहले अंतरिम सरकार हो या फिर आजादी के बाद भी 3 साल तक वो नेहरू के साथ जुड़े रहे और कंधा से कंधा मिलाकर देश को गढ़ने में उन्होंने अपना योगदान दिया। आज जो लोग सरदार पटेल को नेहरू के खिलाफ खड़े कर रहे हैं ये सही नहीं है। सरदार पटेल को अच्छी बात है, आप सरदार पटेल का कीजिए, आप जितना इवेंट कर सकते कीजिए, हर साल कीजिए, साल में 2 बार किया, 10 बार कीजिए, पर उनकी सोच को भी अपनाइए। आज जिस हिंदुस्तान को सरदार पटेल ने गढ़ा था उसकी हिमायती करने वाले जो देश के आज मुखिया हैं उनके मुंह से चीन का नाम नहीं निकलता। आज नेपाल जैसा जो देश है भारत को लाल आंख दिखा रहा, फिर आप किस मुंह से आप सरदार पटेल के नाम लेते हैं? किस मुंह से आप सरदार पटेल को के आप मार्गदर्शन पर चलने की आप बात करते हैं? केवल इवेंट करना या फिर सरदार पटेल की मूर्ति पे माला डाल देना सही नहीं है। पिछले कुछ सालों से जिस तरह से सरदार पटेल की पुण्यतिथि और जयंती के दिन सरकारी इवेंट देने को मिलता है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी पहले होनी चाहिए, पर इसके साथ साथ पटेल की जो सीख है उसे भी अपनाने की जरूरत है। आप सरदार पटेल के सोच को अपना कर ही भारत को गढ़ सकते हैं, उन्हें नेहरू के खिलाफ खड़े करके आप नहीं कर सकते। आपने जीडीपी को मापने का तो कई नए पैमाने निकाल दिया आपने, जिससे कि जीडीपी के माइनस में भी आपको ग्रोथ दिख रहा है, पर आप सरदार पटेल या नेहरू के कद को नापने का कोई पैमाना नहीं बना सकते। अगर मनमोहन सिंह के शब्दों को उल्टा करके देखें तो ये सच है कि आज आपके प्रति मीडिया बहुत दयालु है, पर इतिहास आपके प्रति दयालु रहेगा या नहीं ये मैं नहीं कह सकता। अंत में मैं यही कहूंगा, सरदार पटेल किसी एक पार्टी के या किसी एक संगठन के नहीं है, वो देश के हैं, और देश के जो ये सारे जो नेता हैं ये राष्ट्र के धरोहर हैं, इनको अलग करके नहीं दिया जा सकता। इनको आप एक दूसरे के खिलाफ खड़े करके नहीं चल सकते, इनको आप साथ रखें, साथ चलें, तो ही देश का भला है, आपका भला है, सबका भला है। अंत में सरदार पटेल को मेरा सच्चा नमन। जय भारत, जय हिंद।